दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का 39 सेट रुक्मिणी प्रकाशन का एक सेट डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं इस चैनल पर। तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जो जाकर आप पार्ट 1 प्लेलिस्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं। तो बेस्ट बुक है, 39 सेट इसमें दिया गया है। इसका डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसका देखिए, ये पार्ट 2 होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक तत्व ए बी और सी डोबरेनिर ट्राइड के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का 39 है, तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो जैसे चलिए आंसर की, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे देखिए इसका आंसर, जैसे देखिए इसका आंसर 3 का आंसर, तत्व ए और बी और सी डोबरेनिर ट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का 39 है, तो बी का परमाणु द्रव्यमान 23 होगा। अब कैसे 23 होगा वो देखिए, क्योंकि हमको बी का ही पूछा गया। देखिए ए का कितना है, 7 है, सी का कितना है, 39 है। हमको बी का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो ए और सी जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। आपको 23 निकल कर आपको चलाएगा, क्या आ जाएगा, ये बी का परमाणु द्रव्यमान चलाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना है। उसके बाद चलिए आगे इसका थ्योरी देखिए। उसके बाद देखिए कहा गया डोबरेनिर के त्रिक नियम निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। डोबरेनिर को जो है तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो है बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। दूसरा देखिए, मध्य तत्व का द्रव्यमान मोटे तौर पर अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। जैसे देख सकते हैं औसत था, उसी प्रकार होता है। तीसरा देखिए, त्रिक के तत्व समान गुण प्रदर्शित करते हैं। त्रिक के 2 तत्व हैं, समान गुण प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4.0 किलोमीटर वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य हमको पूछा गया। तो चलिए आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा। 6 का देखिए, 6 का आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया 4.0 किलोमीटर वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य 50 जूल होगा। अब कैसे 50 जूल होगा वो देखिए। m बराबर देखिए, m बराबर हमको 4.0 kg दे दिया। उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, वेग है। क्या निरंतर बल लागू होने पर 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है, ये v का मान है। v का मान कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो w हमको पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी हमको पूछा गया। w पूछिए या काइनेटिक एनर्जी, तो क्या बोला हमको, कार्य। तो कार्य हम निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 गुने m का मान कितना है 4 गुने v का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद देखिए 1/2, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो बचेगा 25 दूना 100, 25 दूना 50। तो 50 जूल आपको आंसर निकल कर चल आएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के दूरी के गुणनफल बराबर होती है। उसके बाद देखिए, यदि बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन आंसर देखिए। आगे क्वेश्चन, अगला प्रश्न की ओर देखिए। आगे क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओडिशा की अधिकतम डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो बताइए 4 ऑप्शन में कौन इसका आंसर हो जाएगा। तो कहा गया ओडिशा को अधिकतम डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। किसके कारण इसको सामना करना पड़ता है बताइए। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, चक्रवात। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा थ्योरी देखिए। देखिए इसका थोड़ी 9 नंबर का क्या कहा गया क्वेश्चन में।
जैसे देखिए कहा गया ओडिशा की अधिकतम चक्रवात के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो कहा गया केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसी को चक्रवात कहा जाता है। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत एवं दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई दिशा में होती है। उसके बाद चलिए आगे देखिए टॉर्नेडो, हरिकेन्स, टाइफून चक्रवात का उदाहरण है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलता है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए उसके बाद कहा गया प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है, प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। उसके बाद कहा गया भूकंप का मूल कारण प्लेट विवर्तनिक क्रिया माना जाता है। इसका आंसर देख सकते हैं, थ्योरी कल पूरा एकदम आपको विशेष रूप से बताया जा रहा है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तक आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? तो बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण। क्योंकि कहा गया यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तक आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका उत्तल दर्पण। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसका थ्योरी जैसे देखिए यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन छोटा है तो दर्पण उत्तल दर्पण है उत्तल दर्पण के प्रकार है। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु का स्थिति निम्न है। तो 1 नंबर में जब वस्तु अनंत पर स्थिर हो तो इसमें प्रतिबिंब फोकस पर आभासी सीधा और आकार में छोटा आवर्धित क्षमता m जो होगा m से बड़ा होगा +1 होता है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद कहा 2 नंबर में जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थिर हो तो इसमें प्रतिबिंब P तथा F के बीच सीधा आभासी आकार में छोटा आवर्धक m से बड़ा प्लस होता है। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा तथा आकार में छोटा होता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए उसके बाद का अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब भी हमेशा वस्तु की ओर ही लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। यह आभासी सीधा वस्तु से छोटा होता है। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कहा गया मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही जैसा कि कर्नाटक का संबंध डैश से है। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़िए। तेईस नंबर क्वेश्चन देखिए किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बताइए इसका आंसर 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर हरियाणा। तो कहा गया किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? हरियाणा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, इसका थ्योरी देखिए 23 का कहा गया हरियाणा सरकार ने गुरु रामदेव बाबा को योग आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था वर्ष 2015 में। उसके बाद कहा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद कहा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम मानवता के लिए योग है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आयुर्वेद चिकित्सा का महान चिकित्सक चरक और धनत्रिक थे। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए,
देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का। तो 25 का आंसर बताइए। 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। क्या है? ऑक्सीकरण। उसके बाद चलिए इसका थ्योरिकल देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए अगर 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण। उसके बाद देखिए कहा गया विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिणत कर देता है। तो इस क्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक रसायन का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ को संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेंजोइक रसायन का प्रयोग। उसके बाद देखिए गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है। गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है? तो देखिए क्वेश्चन में 29 का आंसर बताइए, क्या इसका आंसर हो जाएगा 29 का? 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका एंडोस्पर्म हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है? कौन करता है? एंडोस्पर्म। ऑप्शन सी इसका आंसर। इसका देखिए थ्योरिकल देखिए क्वेश्चन में। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है। उसके बाद भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जनित स्तरों का निर्माण हो जाता है, जो है कि एक में कहा गया एंडोडर्म, दूसरा है मीसोडर्म और तीसरा है एक्टोडर्म। उसके बाद कहा गया निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। उसके बाद देखिए कहा गया भ्रूण का पोषण जरायु, एमनियन एवं अपरा मतलब प्लेसेंटा द्वारा होता है। उसके बाद देखिए कहा गया क्वेश्चन में निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है। उसके बाद कहा गया अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणु पैदा करता है। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? अंडाणु पैदा करता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 4 ऑप्शन है, तो 33 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भगवान यम। भगवान यम ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद इसका थ्योरी देखिए। तैतीस नंबर देखिए इसका थ्योरी। कहा गया कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। भगवान यम देवता नचिकेता से बात कर रहा है। उसके बाद कहा गया, उसके बाद देखिए कठोपनिषद में भगवान यम और नचिकेता के बीच आत्मा के सारतत्व पर बातचीत होता है। उसके बाद कहा यमराज ने नचिकेता को आत्मा के अमर अजरता की ज्ञान दी। उसके बाद देखिए कहा गया श्री कृष्ण ने भी गीता में आत्मा की अमर अजरता की चर्चा किया। उसके बाद यह क्वेश्चन आत्मा की अमरता की चर्चा सर्वप्रथम कठोपनिषद में हुआ है। उसके बाद कहा क्वेश्चन में भगवान यम को
मृत्यु का देवता माना जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में 108 उपनिषद लिखी गई। उत्तर वैदिक काल में 108 उपनिषद लिखी गई है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 20.0 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, क्योंकि दूरी पूछा गया। वक्रता से आर बराबर क्या दिया होगा 20.0 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका देखिए 34 नंबर का कहा गया 20 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी इसका आंसर। तो देखिए वक्रता त्रिज्या आर हमको दिया गया 20.0 तो 20 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकस दूरी कितना, फोकस दूरी का सूत्र क्या आता है एफ बराबर r/2। क्या होता है, क्योंकि हमको फोकस दूरी पूछा गया तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या सूत्र होता है r/2। आर कितना है 20 सेंटीमीटर बटा 2 काटिए क्या 10 सेंटीमीटर आंसर निकल कर आपको चल आएगा। तो 34 का आंसर क्या हो गया, 34 का आंसर हो गया 10, ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चल आया। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, युद्ध के मैदान में हमेशा डैश रहते हैं। युद्ध के मैदान में हमेशा कौन रहते हैं, डैश रहते हैं। क्या बताइए इसका 36 का आंसर क्या हो जाएगा। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सैनिक, ऑप्शन डी इसका आंसर। इसका थ्योरी देखिए, 36 का थ्योरी देखिए, कहा गया युद्ध के मैदान में हमेशा सैनिक रहते हैं। उसके बाद कहा गया सैनिक को ऋग्वेद में योद्धा कहा गया। उसके बाद ये कहा गया सैनिक को युद्धकालीन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार परमवीर चक्र है। उसके बाद कहा गया शांतिकालीन वीरता का सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र है। उसके बाद कहा गया तीर धनुष प्राचीन काल का मुख्य अस्त्र शस्त्र थी। उसके बाद कहा गया तीर धनुष आज भी आदिवासी समाज द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहा गया हाथी प्राचीन भारत के सेना का एक मुख्य विशेषता थी। हाथी जो था प्राचीन भारत सेना का मुख्य विशेषता था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो चलिए आंसर की ओर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का। 38 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर प्रति सेकंड गति वाली गतिशील 22 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा 275 जूल होगी। क्या होगी आंसर 275 जूल। तो कैसे होगा, वस्तु का वजन कितना है 22 kg, एम का मान कितना 22 kg, वेग भी कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी हमको पूछा गया, क्योंकि गतिज ऊर्जा पूछा गया तो के ई बराबर क्या होता है 1/2 mv²। 1/2 दिए, एम का मान 22 है, गुने भी का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद इसको सॉल्व 11 2 को 22 में काटिए 11 बारी में 25 को 11 से गुना करिए 275 आंसर जूल आपको निकल कर चल आएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर में कहा गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा। 42 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिल्म में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद इसका थ्योरिकल देखिए, 42 देखिए क्या कहा गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। उसके बाद कहा भारत में सर्वोच्च फिल्म क्षेत्र का पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया यह अवार्ड 1969 में से दिया जाता है। यह अवार्ड कब दिया जाता है 1969 से दिया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सर्वप्रथम इस अवार्ड को देविका रानी रोरिक को मिला है। सर्वप्रथम इस अवार्ड को देविका रानी रोरिक को मिला है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन,
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 में विनोद खन्ना को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 में विनोद खन्ना को मिला है। उसके बाद देखिए कहा गया दादा साहब फाल्के भारत में फिल्म जगत का जनक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उन्होंने सर्वप्रथम 1913 ईस्वी राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाया था। उसके बाद चलिए क्वेश्चन, पत्रकारिता में चमेली अवार्ड, प्रेम भाटिया अवार्ड, पुलित्जर पुरस्कार आदि दिया जाता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखिए, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बताइए 44 का आंसर क्या हो जाएगा। 44 का आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। कहा गया एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका थ्योरिकल देखिए आगे क्वेश्चन, जिसे देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर बराबर देख सकते हैं, इसका दिया गया। उसके बाद कहा गया, उसके बाद देखिए आर अनुपात एल का, तो आर अनुपात 1/, अनुपात क्षेत्रफल, एक मतलब ये मतलब होता है अनुपात क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए इस प्रकार को आपको फॉर्मूला याद रखना है इस प्रकार से, क्योंकि एक कंडक्टर प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है। इस प्रकार का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसी पर एक न्यूमेरिकल भी बनता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है, कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त कोटर बन जाता है, तो ये अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 में कहा गया एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है। तो बताइए किस कारण से बढ़ता है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। 46 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, इसका ए लेटरल मेरिस्टेम। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जो एक पौधा का तना या जड़ जो किसके कारण बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। उसके बाद देखिए इसका थ्योरिकल देखिए, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहा गया एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। उसके बाद देखिए विभज्योतक उत्तक के प्रकार निम्न हैं। एक में क्या कहा, एपिकल मेरिस्टेम, ये जड़ तने आदि को नोक पर स्थिर होते हैं। एपिकल जो मेरिस्टेम है वो क्या होता है, ये जड़ तने आदि के नोक पर स्थिर होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जड़ तने आदि के नोक पर स्थिर कौन होते हैं, तो एपिकल मेरिस्टेम होता है। और कोशिका वृद्धि के साथ साथ विभिन्न कोशिका विभाजन जमीन के ऊपर तने के विकास और जमीन के नीचे जड़ के विकास में मदद भी करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 नंबर में इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ये इंटरनोडस या पत्तियों के आधार पर स्थिर होता है तथा इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद देखिए तीसरा कहा गया क्वेश्चन पार्श्व बीजोत्तक, ये पौधे के तने और जड़ के पार्श्व भाग पर मौजूद होते हैं तथा पौधे की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। तो पार्श्व बीजोत्तक जो होता है ये पौधे की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। ये पौधा तने और जड़ के पार्श्व भाग में होते हैं, पार्श्व भाग में होते हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। तो बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा। 48 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। उसके बाद इसका थ्योरिकल देखिए 48 का देखिए, कहा गया
सोडियम धातु को केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। उसके बाद का आध हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है क्योंकि उस पर Na2O की सतह जम जाती है जो जलवाष्प से संयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से संयोग कर NO2CO3 बना लेता है। उसके बाद देखिए, यही कारण है कि सोडियम धातु को केरोसिन में तेल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में, यह अत्यंत क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए इसे मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद कहा गया यह जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह जो जल के साथ तीव्रता से प्रक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बना लेता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो बताइए आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा 50 का। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरिंदर सिंह था। तो कहा कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? अमरिंदर सिंह के। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका थ्योरिकल देखिए। उसके बाद देखिए थ्योरी इसका 50 का, भारतीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिता महाराजा थे। उसके बाद कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला रियासत के आखिरी महाराजा के पुत्र थे। उसके बाद कहा गया कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद कहा गया वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान आम आदमी पार्टी हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया? तो बताइए 51 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ममता कालिया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका थ्योरिकल देखिए 51 का। देखिए इसका थ्योरी में क्या कहा गया, ममता कालिया उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 में प्रदान किया गया था। उसके बाद कहा गया व्यास सम्मान 2021 प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नाटककार डॉक्टर सागर वजाहत को उनकी कृति महावली के लिए दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहा गया यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 ईस्वी से दिया जाता है। उसके बाद आगे कहा गया यह सम्मान हिंदी भाषा के लेखन में पिछले 10 वर्षों में उत्कृष्ट साहित्यकार योगदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए कहा गया पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा गया सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? सेल्सियस से केल्विन पर तापमान बदलने के लिए आपको क्या करना होगा ये बताइए। इसका आंसर बताइए 54 का क्या हो जाएगा? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका, दिए गए तापमान में 273 जोड़ देंगे क्योंकि सेल्सियस से जब केल्विन में आइएगा तो उसमें क्या करना होगा, आपको 273 जोड़ देना होगा। अब जब केल्विन से सेल्सियस में आएंगे तो 273 घटा देंगे। सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं, सी से के में जा रहे हैं तो क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे। अब के से सी में आएंगे 273 घटा देंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका थ्योरी देखिए। जैसे देखिए 54 का, सेल्सियस से केल्विन तापमान को बदलने के लिए दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। उसके बाद कहा गया किसी भी स्केल पर मापे गए तापमान को किसी दूसरे स्केल पर तापमान में निम्न संबंध बदलता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया है स्केल का पाठ्यांक माइनस पैमाने का हिमांक बिंदु बटा
पैमाने का भाग बिंदु माइनस पैमाने का हिमांक बिंदु बराबर क्या होता है, स्थिरांक होता है। और उसके बाद देख सकते हैं इसका फॉर्मूला इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, 2 kg का एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकेंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना। जब भी ऊपर फेंकी जाता है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग तो क्या होगा, प्लस है कि माइनस है। नीचे की ओर क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, ये आपको पकड़ना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन 55 का कहा गया 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी। तो देखिए द्रव्यमान हमको 2 kg दिया गया है, ये समझ गए। उसके बाद प्रारंभिक वेग में इसका मतलब हुआ यू कितना दिया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम कितना, 2 सेकेंड हमको दिया गया। तो अब देखिए अंतिम वेग हमको भी पूछा गया। तो क्या कहा गया हमको, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए अंतिम वेग हमको पूछा गया। अब करना क्या है, जब भी अगर ऊपर फेंकने की बात कहेगा तो उसमें सूत्र जो लगाइएगा आप माइनस कर दीजिएगा। माइनस अगर नहीं माइनस करते हैं तो प्रारंभिक वेग जो आप यू लिए हैं उसको माइनस कर लीजिए, और नीचे की ओर फेंकेगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर फेंकेगा तो माइनस हो जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन देखिए अंतिम वेग भी बराबर सूत्र होता है यू प्लस जी टी होता है, लेकिन ऊपर फेंका गया तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन में यू माइनस जी टी कर दिया, डायरेक्ट यहाँ कर दिया, क्योंकि क्योंकि माइनस 20 नहीं लिया, इसीलिए माइनस 20 मीटर पर सेकंड नहीं लिया, इसीलिए। तो इसका सूत्र होता है, ओरिजिनल सूत्र होता है भी बराबर यू प्लस जी टी होता है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में तो यू कितना दिया 20 माइनस जी कितना 10 हमको दिया गया प्रश्न में है, गुणे टाइम कितना 2। जब इसको सॉल्व करिएगा टोटल आपको 0 निकल कर चला आएगा। तो इसका क्या गतिज ऊर्जा क्या दोगे, 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन 63 में कहा गया, 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो बताइए 63 का आंसर क्या हो जाएगा। 63 का आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा बल। तो क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, बल कभी अकेले नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर। इसका थ्योरिकल देखिए 63 का थ्योरिकल देखिए, कहा गया बल की प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। उसके बाद कहा गया बल दोनों निकायों के बीच पारस्परिक अंतरक्रिया है। उसके बाद कहा गया बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का चेष्टा करता है। उसके बाद देखिए कहा गया बल एक सदिश राशि है, बल क्या है, सदिश राशि है। उसके बाद कहा गया बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद कहा गया किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया जड़त्व अपने पूर्व अवस्था में यथा स्थिति बनाने रखना चाहता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया निम्नलिखित गैस में से कौन सी गैस बायोगैस का संयंत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो बताइए 65 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 65 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा CO, क्योंकि निम्नलिखित में से कहा गया कौन सी गैस बायोगैस का संयंत्र उत्पन्न नहीं करता है। H2S करता है, CH4 करता है, CO2 करता है, लेकिन CO नहीं करता है, बायोगैस का उत्पन्न नहीं होता है। कौन, ऑप्शन ए। उसके बाद थ्योरिकल देखिए 65 का। देखिए 65 में कहा गया CO गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है। CO गैस मुख्य
मोटर वाहनों एवं कल कारखानों से निकलने वाले धुआं का मुख्य भाग है। उसके बाद कहा कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलने की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त में घुलने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद चलिए आगे देखिए। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में बायोगैस में मुख्य मीथेन, CO2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है। बायोगैस में कौन होता है? मुख्य मीथेन होता है, CO2 होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है। उसके बाद कहा गया इसमें मीथेन की मात्रा लगभग 65 से 75% होता है। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया धान के खेतों से भी मीथेन गैस निकलता है। धान के खेतों से भी मीथेन गैस निकलता है। उसके बाद कहा गया मीथेन गैस को मास गैस भी कहते हैं। कौन गैस कहते हैं? मास गैस भी कहते हैं मीथेन को। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखिए। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 में क्या कहा गया? GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो बताइए 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्रांस। कहा गया GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? फ्रांस। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद इसका थ्योरिकल देखिए। देखिए 67 में क्या कहा गया? थ्योरिकल में कहा गया GST लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस है। उसके बाद कहा गया फ्रांस में GST 1954 ईस्वी में लागू किया गया। उसके बाद कहा गया भारत में GST लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ। भारत में GST का लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को हुआ। उसके बाद कहा गया GST कानून को आर्थिक सुधार क्रांतिकारी कदम सरकार मान रही है। उसके बाद देखिए GST का वर्तमान में 0%, 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स स्लैब है। उसके बाद कहा गया विश्व बैंक ने चिली देश के बाद सबसे कठोर GST कानून भारत को माना है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन GST में टैक्स स्लैब अधिक और वस्तु की समूहीकरण को लेकर मुख्य रूप से आलोचना हो रही है। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में कहा गया क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो बताइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा? कहा गया क्वेश्चन में क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो बताइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। ऑप्शन सी आंसर। इसका थ्योरिकल देखिए। देखिए 68 का थ्योरी कहा गया क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में होता है। उसके बाद कहा गया सूक्ष्म बुझे चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त कर उसके ऊपर क्लोरीन Cl2 गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। तो जैसे देखिए इसका समीकरण CaOH का व्हाइट ट्वाइस प्लस Cl2 3 का 3 CaOCl व्हाइट, उसके बाद ब्रैकेट Cl प्लस H2O। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्लोरीन गैस का प्रयोग व्यंजक के रूप में वस्त्र उद्योग में, दूसरा रोगाणु के नाशक में, तीसरा विषैले गैस के उत्पादन में एवं चौथा में कहा चीनी उद्योग आदि में होता है। किसका प्रयोग? क्लोरीन गैस का उपयोग। उसके बाद देखिए आगे क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घुटने वाली गंध की गैस है। क्लोरीन जो है हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घुटने वाली गंध की गैस है। उसके बाद क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? CaOCl2 इसका। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो कहा गया क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो चलिए इसको पहले थ्योरी आपको बता देते हैं इसका 69 का देखिए क्रिप्टॉन 36 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 8 है। पहला में होता है
KLMN इस प्रकार से पहला में होता है 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18 और चौथा में 8 होता है। उसके बाद देखिए बोर बड़ी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम निम्नलिखित है। पहला, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या को क्या कहते हैं, इसका पूछ लेगा आपको। किसी संख्या में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n उस कक्षा की क्रम में है। दूसरा में, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी होने पर ही उसके बाद वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए तीसरा, परमाणु के 72 कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तथा उससे पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, समझ गए था। क्योंकि क्वेश्चन कहा गया परमाणु के 72 कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो इसका देखिए 74 का क्या कहा गया, 74 में धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करते, क्या उत्पन्न करती है। तो बताइए 74 का आंसर, 74 का आंसर क्या हो जाएगा। 74 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न क्या करता है, लवण और हाइड्रोजन का, ऑप्शन सी आंसर। इसका थ्योरी देखिए, 74 का थ्योरी कहा गया धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में Zn प्लस H2SO4, तीर का चिन्ह ZnSO4 प्लस H2। दूसरा देखिए 2NOH प्लस ZnNO2 ZnO2 प्लस H2। उसके बाद देखिए ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वो धातु कहलाते हैं। जो धनायन प्रदान करेगा वो क्या कहलाएगा, वो धातु कहलाएगा। उसके बाद देखिए जो ऋण आयन प्रदान करेगा वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाएगा। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद धातु समान चमकदार और आघातबद्ध तथा तन्न होता है, धातु जो होता है। उसके बाद धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है, ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद देखिए सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, कैसी होती है, क्षारीय। उसके बाद चलिए आगे देखिए, आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। किसमें अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, कौन सा शामिल अगर होगा तो अधिक विविधता उत्पन्न होगा, बताइए। 4 ऑप्शन है 75 का। तो 75 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंगिक जनन। लैंगिक प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, उसमें विभिन्नता होता है, और अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं होता, सेम होता है। इसका देखिए आंसर होगा ऑप्शन ए। उसका थ्योरिकल इसका देखिए 75 का, यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद नर युग्मक तथा अंड कोशिकाओं के संयोजन से युग्मनज बनाता है, इसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है। उसके बाद कहा गया विषुवतीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। उसके बाद देखा क्वेश्चन, ध्रुवीय प्रदेश में जैव विविधता न्यूनतम पाया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पौधों में लैंगिक जनन को निम्न चार चरणों में बांटा जा सकता है। तो देखिए 4 जन को कौन है, कौन कौन। पहला है युग्मक जनक, दूसरा है परागन, तीसरा है निषेचन और चौथा है बीज एवं फलों का निर्माण। तो पौधों में लैंगिक जनन कितने होते हैं, 4 चरणों में बांटा जा सकता है। कौन कौन, युग्मक जनक, परागन, निषेचन और चौथा बीज के फलों का निर्माण।